हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं। प्रीवियस सेशन में हमने आइसो बार की बात की थी, आइसोटॉप्स की बात की थी और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की बात की थी। आज हम लोग आइसो बार और आइसोटॉप से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो हमारी एनसीईआरटी में 2.1 एंड 2.2 प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। तो 2.1 प्रॉब्लम आपके सामने है, जिसमें हमें ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन है और हमसे पूछा है कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग बताइए। सबसे पहले तो मुझे पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे प्रोटॉन के इक्वल होता है, प्रोटॉन्स की गिनती के इक्वल होता है। और क्योंकि ब्रोमीन एक न्यूट्रल एटम है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो इसका मतलब ये है कि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। अगर कोई चार्ज होता, जो हमारा अगला क्वेश्चन है जब आप करेंगे, तो अब आपको पता चलेगा कि उस केस में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की गिनती इक्वल नहीं है। लेकिन अगर एटम अभी मेरा न्यूट्रल है, तो इसका मतलब है जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। और एटॉमिक नंबर को हम लोग नीचे जो नंबर दिया होता है उसके इक्वल लिखते हैं, दैट इज 35। और हमसे पूछा है न्यूट्रॉन्स की गिनती भी। अब मास नंबर का फॉर्मूला जो हमने किया था वो क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर जो है वो मेरे पास 80 है, प्रोटॉन्स हमारे पास 35 है, तो न्यूट्रॉन्स को मैं स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देता हूँ या x से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आपकी मर्जी है। तो 80 में से 35 जब हम लोग माइनस करेंगे तो वी विल गेट 45। तो इसका मतलब है जो न्यूट्रॉन्स हैं वो हमारे पास 45 है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स 35 है, ब्रोमीन 80-35 में। और ये हमारी 2.1 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब चलिए चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2.2 पर, जहां पर आपको पता चलेगा कि अगर एक एलिमेंट हमारा न्यूट्रल नहीं है तो फिर कैसे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं। लीजिए ये रेज कर दिया। 2.2 में हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन्स की गिनती, ओके, इन्होंने पहले दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो एक 18 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 16 है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी 16 है। तो इलेक्ट्रॉन्स 18 है, प्रोटॉन्स 16 है और न्यूट्रॉन्स भी 16, ये ऑलरेडी गिवन है। तो मुझे बताना है कि कौन सा एलिमेंट है या कौन सा स्पीसीज है, और अगर कोई चार्ज है उसके ऊपर तो वो भी एक्सप्लेन करना है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की गिनती और प्रोटॉन्स की गिनती सेम नहीं है, तो मतलब हमारी जो एटम है वो न्यूट्रल नहीं है। और हमें पता है प्रोटॉन्स की जो गिनती होती है वो हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होती है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास 16 हो गया। और हम लोग यहाँ पर मास नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, जो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। हमें प्रोटॉन्स की काउंटिंग दी हुई है 16 और न्यूट्रॉन्स की भी 16 काउंटिंग दी हुई है। मास नंबर को A से रिप्रेजेंट कर देते हैं और एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो A की जो वैल्यू है वो आ गई है 32, यानी कि मास नंबर 32 है और एटॉमिक नंबर 16 है। तो एटॉमिक नंबर नीचे लिखना होता है, मास नंबर ऊपर। एटॉमिक नंबर 16 है तो मुझे क्लियर कट पता चल रहा है कि मेरे पास यहाँ पर सल्फर एलिमेंट है, सल्फर।
अब डिसाइड कैसे करेंगे कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है या कितना है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स की गिनती प्रोटॉन से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की जो गिनती है वो प्रोटॉन से ज़्यादा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर ओवरकम करेगा पॉजिटिव को। 18 और 16 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो यानी कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इधर 2 नेगेटिव लिख देंगे। अगर मान लो सपोज करो मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 14 होते तो 16 में से 14 या 2 होता फिर भी, लेकिन अब प्रोटॉन ज़्यादा होते तो फिर मैं यहाँ पर क्या लिख देता, 2 पॉजिटिव लिख देता। तो मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो नेगेटिव लगाइए, अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं तो पॉजिटिव लगाइए, और अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर तो कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया 16 32 as 2 नेगेटिव। यस, तो इस तरीके से ये हमारे पास दो प्रॉब्लम्स थी, आइसोटॉप और आइसोबार का तो कोई खैर जिक्र हुआ नहीं, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ही हुई है। अब चलिए चलते हैं हम लोग 3 टर्म्स की तरफ जो हमारी एनसीईआरटी में मतलब नहीं गिवन, लेकिन हम लोग करेंगे। आइसोटॉप और आइसोबार के अलावा 3 टर्म्स और होती हैं। तीसरी टर्म जिसको मैं नाम दूंगा यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये तो आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, क्लियर। ये इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स और आइसो का मतलब सेम, तो ऐसे स्पीसीज जिनमें एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबरिंग है वो सेम होगी। सिंपल वे में समझाता हूँ, अगर मेरे पास फ्लोरीन माइनस और नियोन है, फ्लोरीन में 9 एटॉमिक नंबर है न्यूट्रल का, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। -1 का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब है F नेगेटिव के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो नियॉन है उसके पास ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब है दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की गिनती क्या है, सेम है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ Mg2 पॉजिटिव Na पॉजिटिव की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसका मतलब है इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी स्टार्टिंग में 12 होंगे, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन्स कुछ लूज कर दिए, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2। तो जब मैं 12 में से 2 माइनस कर दूंगा तो इसका मतलब है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बात सोडियम के आयन की करेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका मतलब है अगर सोडियम न्यूट्रल है तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, पॉजिटिव है यानी कि 1 है, तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इनफैक्ट ये चारों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो सिंपली क्या चेक करना है आपने, इलेक्ट्रॉन्स की गिनती चेक करनी है, जिनमें सेम होगी दे विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बाद नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोन्स। वो आइसोटोप थे, अब ये आइसोटोन्स हैं। आइसोटोन्स में क्या होगा, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी गिनती क्या होगी, सेम होगी, यानी कि न्यूट्रॉन्स की जो काउंटिंग है वो सेम मिलने वाली है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे मेरे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर मान लेते हैं 7 होता है, मानते नहीं होता, होता ही है। कार्बन का आइसोटोप 13 उठा लो, और नाइट्रोजन का यहाँ पर 14 है मास नंबर। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो मास नंबर में से प्रोटॉन्स माइनस कर दो, तो कितना आ गया, 7। सिमिलरली मास नंबर में से
प्रोटॉन्स माइनस कर दो तो कितना आ गया 7। तो यू कैन क्लियरली सी कि इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। तो अगर न्यूट्रॉन्स की गिनती सेम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं। तो आपने देखा आइसोटॉप में, इधर आप समअप कर लेते हैं अभी तक जो चार्ज लिखी है। एक चीज और भी करेंगे, आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर सेम रहता है, आइसोबार में मास नंबर सेम रहता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन्स की गिनती सेम रहती है। और अभी आप बात कर रहे हैं आइसोटोन में, तो इनमें न्यूट्रॉन्स की गिनती सेम रहती है। और एक और टर्म करने वाले हैं आइसो डायाफियर्स, डियाफर्स व्हाटएवर। चलिए तो नेक्स्ट है 5th वन, आइसोडियाफर्स। ये क्या होते हैं, हमारे पास अगर सेम गिनती आ जाए किस चीज की, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, अगर इनका डिफरेंस सेम है तो ऐसी स्पीसीज को आइसोडाइफर्स बोलेंगे। देखिए अगर इनका प्लस सेम हो जाए तो उसको मास नंबर बोलते हैं, तो वो आइसोबार कहलाते हैं। अगर उनका डिफरेंस सेम हो जाए तो फिर इनको आइसोडाइफर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास एक यूरेनियम है, एक थोरियम है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, थोरियम का 90। इसका मास नंबर 234 ले लो, 238 सॉरी 238, और थोरियम का 234 उठा लेते हैं। अब सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की गिनती पता करते हैं, स्मॉल एन, मास नंबर में से प्रोटॉन्स माइनस कर दो तो यू विल गेट 6 एंड 14 46, ठीक है, 146 न्यूट्रॉन्स आ गए। अब डिफरेंस डी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में से प्रोटॉन माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन्स है 146, प्रोटॉन्स है 92, तो यू विल गेट 54 आ गए। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की काउंटिंग में डिफरेंस 54 है। अब यहाँ पे चेक करेंगे थोरियम में, थोरियम में न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, मास नंबर में से प्रोटॉन्स की गिनती माइनस कर दो 4 144। अब निकालेंगे डिफरेंस न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। न्यूट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास 144, प्रोटॉन्स है मेरे पास 90, सो यू विल गेट 54। तो आप क्लियरली देख सकते हो डिफरेंस इज सेम, तो ये आइसोडाइफर्स हो गए। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, आइसो डायाफियर्स सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ये 5 टर्म्स हो गई जो आपको दिमाग में होनी चाहिए, ये चीज हो गई। ओके, अब इनके बाद हम लोग जो आज एक और टॉपिक करने वाले हैं वो है, हम लोग कर लेंगे रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक। अब रदरफोर्ड मॉडल उन्होंने दिया था, इधर पहले लिख लेते हैं हेडिंग, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। हालांकि ये वाला जो मॉडल था वो एज कंपैरेटिवली थॉमसन मॉडल तो बेटर था, लेकिन फिर भी इस मॉडल में भी कुछ कमियां थी, तो उन्हीं कमियों को वी कॉल ड्रॉबैक्स। अब वो क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं चलिए वो डिस्कस करेंगे। पहला ड्रॉबैक देखिए, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, एटम का पॉजिटिव चार्ज, वो एक स्मॉल स्पेस में है जिसको अपन ने न्यूक्लियस बोला,
और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है जिसमें वो गोल गोल घूम रहा है, वो बैलेंस कर रही है किसको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। लो, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसको बैलेंस कर रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूमता जा रहा है सर्कुलर पाथ में। और इसको कंपैरिजन उन्होंने किसके साथ किया था? सोलर सिस्टम के साथ कंपैरिजन किया था, जिसमें जो सन होता है वो सेंटर पे और उसके अराउंड जो प्लैनेट्स होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी? जो ये सोलर सिस्टम होता है इसमें जो सन है या कोई भी प्लैनेट है वो तो अनचार्ज्ड है। वो क्या है? अनचार्ज्ड है, मतलब कि उनमें कोई चार्ज की प्रेजेंस नहीं है। जैसे प्लैनेट है, प्लैनेट अनचार्ज्ड है, प्लैनेट की बात कर रहे हैं। जो प्लैनेट्स हैं, क्योंकि सन तो अपनी जगह पर है, ठीक है, जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो अनचार्ज्ड हैं। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। तो मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमता है, चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वो क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। कोई भी बॉडी, चार्ज की भी बात छोड़ो, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन बार बार बदलती है हर मोमेंट पे। तो इसीलिए वो क्या होती है? जब डायरेक्शन बदलती है तो एक्सेलरेट होती है। ये पहली बात हो गई। अब क्योंकि ये चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है, यहाँ पर चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है, तो जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी एक्सेलरेट होती है तो वो क्या रिलीज करती है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको क्या करेगी? रेडिएट करेगी, यानी कि रिलीज करेगी। यहाँ पे तो ये हो नहीं पाएगा प्लैनेट्स के केस में, क्योंकि प्लैनेट्स तो अनचार्ज्ड होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चार्ज है। चार्ज जब एक्सेलरेट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट करता है एज पर मैक्सवेल थ्योरी। तो फिर इसका मतलब ये होगा, जब इलेक्ट्रॉन अपने पाथ में रिवॉल्व करेगा तो हर मोमेंट पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ेगा, यानी कि एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी जो है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? इलेक्ट्रॉन की कम होती जाएगी, और एक स्टेज पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो गई तो वो किस में जाके गिर पड़ेगा? न्यूक्लियस में जाके टकरा जाएगा, यू कैन से कोलाइड हो जाएगा। इसको समझिए, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड बॉडी है, जब वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है एज पर रदरफोर्ड तो एक्सेलरेट तो होगा ही। कोई भी बॉडी अगर आप सर्कुलर पाथ में लेके जाते हो तो वो एक्सेलरेट होती है, क्योंकि हर पल उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है। जो चार्ज्ड बॉडी होती है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, अगर वो अपना एक्सेलरेशन शो करती है तो मैक्सवेल ने कहा है कि वो जब भी एक्सेलरेट होगा चार्ज पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट करेगी। तो एनर्जी रिलीज हो रही है, और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता जा रहा है हर एक पल, तो फिर एक स्टेज पे आके उसकी एनर्जी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, जीरो, और वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। लेकिन इस तरीके से तो फिर एटम ही कोलैप्स हो गया। जब इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस आपस में भिड़ गए तो फिर एटम तो कोलैप्स हो गया। लेकिन एटम क्या होता है? एक स्टेबल पार्ट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो पहली तो बात ये कवर हो गई कि एक्सेलरेट अगर कर रहा है तो अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा इलेक्ट्रॉन, और एक स्टेज पे आके वो न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएगा और एटम स्टेबल नहीं होगा। लेकिन एटम तो स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो पहला पॉइंट जो निचोड़ निकला रदरफोर्ड का, ड्रॉबैक में वो क्या आएगा? नॉट एक्सप्लेनेशन, no explanation about stability
ऑफ एटम, कि अगर एटम स्टेबल है तो रेडिएशन तो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन एज पर रदरफोर्ड एंड मैक्सवेल, तो फिर वो जीरो क्यों नहीं हो पा रहा, तो ये नहीं एक्सप्लेनेशन हुआ। दूसरा, अगर कहता है मान लो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हैं, सपोज कर लेते हैं, रदरफोर्ड ने तो कहा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी हैं, रुके हुए हैं, यानी कोई सेंट्रीपिटल फोर्स शो नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा, पुल इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। वाई? क्योंकि पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस किसने किया हुआ है, mv²/r यानी सेंट्रीपिटल फोर्स ने, लेकिन हमने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स मान लो रुके हुए हैं, स्टेशनरी हैं, तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह पर रुका हुआ है तो न्यूक्लियस इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है। और ये एक ऐसा मॉडल बन जाएगा जो थॉमसन ने रिप्रेजेंट किया था, थॉमसन, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन खींच के रैंडमली कोई भी जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे, लेकिन थॉमसन का मॉडल तो पहले से रिजेक्ट था, रदरफोर्ड की जो बाकी ऑब्जर्वेशन थी वो यहाँ पे सही नहीं बैठ रही थी, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये कहना कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है ये भी सही नहीं हो सकता था, तो मतलब कहीं ना कोई कमी थी। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स तो घूम रहे हैं, लेकिन उनका ये नहीं बताया कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या पोजीशन है, क्या अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स का, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया। जैसे अभी हमने आगे पढ़ना है, शेल होते हैं, सब शेल होते हैं, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अराउंड, वो कोई एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के मॉडल से नहीं मिलती थी कि अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के अराउंड कैसा होगा, और मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उनकी एनर्जी क्या है। तो ये 3 ड्रॉबैक्स थी। पहली थी कि एटम स्टेबल है, वो एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाई। अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है फिर तो वो थॉमसन मॉडल जैसा बन जाएगा जो ऑलरेडी फेलियर था, और इलेक्ट्रॉन्स की क्या अरेंजमेंट है, क्या एनर्जी है, इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए ये मॉडल क्या हो गया, फेल या ड्रॉबैक हो गया, और इसी को आगे फर्दर मतलब इम्प्रूवमेंट की गई। तो आई जस्ट होप कि ये आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन, आइसोडाइफियर्स और ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। थैंक यू।